नमस्कार दर्शकों, मैं साक्षी युवा जगत के आज के इस बेहद खास और प्रेरणादायक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज का हमारा विषय है दिव्यांगता अभिशाप नहीं। अक्सर हमारे समाज में ये देखने को मिलता है कि शारीरिक चुनौतियों को लोग कमजोरी की नज़र से देखते हैं, लेकिन आज हमारे बीच एक ऐसे युवा मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने अपनी असीम प्रतिभा, कला और साहित्य के दम पर इन सारे मिथों को तोड़ दिया है। मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले 21 वर्षीय अनुभव राज आज हमारे साथ मौजूद हैं। डीएलएड में प्रथम श्रेणी प्राप्त और एलएस कॉलेज में हिंदी साहित्य से स्नातक कर रहे अनुभव राज न केवल एक छात्र है बल्कि एक प्रखर बाल साहित्यकार भी हैं। आपको यह जान के खुशी होगी कि इनकी कविता माँ को एनसीईआरटी की कक्षा 2 के पाठ्यपुस्तक सारंगी में भी शामिल किया गया है। वर्ष 2022 में इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक चिड़ियों का स्कूल प्रकाशित भी हो चुका है। इनके हौसलों की उड़ान यहीं नहीं रुकी। एनबीटी यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट से लेकर अमेरिका से प्रकाशित पत्रिका सेतु तक में इनकी रचनाएं आज गूंज रही है। इन्हें अनेकों प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। वर्ष 2022 में स्पार्क ऑफ किलकारी, वर्ष 2024 में भारत गौरव सम्मान, मोहन देवी स्मृति सम्मान, ऐसे अनेकों सम्मानों से इन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है। और तो और राज्य निःशक्तता आयुक्त द्वारा इन्हें एक दिन का कमिश्नर भी बनाया जा चुका है। तो आइए दोस्तों, हम स्वागत करते हैं संगीत, साहित्य और कला की दुनिया के इस चमकते सितारे अनुभव राज का। अनुभव जी, युवा जगत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका जो उपलब्धियों का जो आपका सफर रहा है, उसकी जो सूची है वो बहुत ही लंबी और शानदार रही है। लेकिन सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि एक दिव्यांग युवा के रूप में जब आपने कला और साहित्य के दुनिया में कदम रखा तो आपका शुरुआती सफर कैसा था? आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपने उन पर विजय कैसे प्राप्त की? देखिए, सबसे पहले संघर्ष तो इंसान के जीवन में, हर इंसान के जीवन में संघर्ष होता है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मेरे जीवन में संघर्ष है, लेकिन जो मेरा संघर्ष है वो दूसरों के संघर्ष से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आप जैसा जानती हैं कि मैं दिव्यांग हूँ और आजकल का जो हमारा समाज है, जो सोसाइटी है, उनकी मेंटेलिटी ये है कि अरे ये तो कुछ नहीं कर सकता है, ये अपाहिज है, क्या करेगा। इस तरह लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो सोसाइटी में ये कमी है। मेरा जन्म 2004 में, जब मैं जन्म लिया था तो मैं रोया नहीं था। मैं सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित हूँ, मैं रोया नहीं था। तो डॉक्टर्स ने मेरी फैमिली को कह दिया था कि आपका जो लड़का है वो एक सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा, वो ऐसे ही रह जाएगा, आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की बातें उन्होंने डॉक्टर्स ने कही। लेकिन मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरी पूरी फैमिली, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। मेरी नानी, मेरी दीदी, सब लोगों ने पूरा सपोर्ट किया। मेरी मम्मी ने कहा कि मेरा बेटा जैसा भी है मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी और एक बेहतर जिंदगी दूंगी। जब सब कर सकता है तो ये क्यों नहीं कर सकता है। तो इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं सोसाइटी से। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हमें भी मौका दिया जाए तो हम भी कुछ कर सकते हैं। आपको मौका मिला और आपने उस मौका का बहुत ही बेहतरीन फायदा उठाया। एक बात बताइए अनुभव राज जी, आपकी लिखी कविता माँ को एनसीईआरटी के पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। ये किसी भी लेखक के लिए बहुत ही बड़ा सपना होता है, लेकिन जब आपको पता चला कि आपकी लिखी कविता पूरे देश के बच्चे पढ़ेंगे तो वो जो एहसास था वो कैसा था? देखिए, एनसीईआरटी में अपनी कविता
चयन होना ये तो बहुत सौभाग्य की बात है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी कविता एनसीईआरटी के सिलेबस में डाली गई है। किसी भी लेखक के लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है कि एनसीईआरटी में उनकी रचना प्रकाशित हो। जब मुझे एनसीईआरटी से मेल आया कि आपकी रचना जो माँ कविता है वो चयनित हो चुकी है तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैं सोचा कि मेरी जो मन की जो भावनाएं हैं वो ऐसे वो और भी बच्चों तक पहुंचेंगे और मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरी जो मन की भावना है, जो मेरी कविता है, जो मेरी माँ के प्रति जो भावना है उसको मैं और बच्चों तक भी पहुंचा पाऊंगा और आज लाखों संख्या में बच्चे मेरी माँ की कविता पढ़ रहे हैं और मेरा और जो मेरी मम्मी का जो प्यार है उसको समझ रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं और मेरी भावनाओं से जुड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही हर्ष उल्लास का विषय है। हमने सुना है आपकी जो लिखी कविता है माँ, वो बहुत इतनी प्रेरणादायक है कि उनको एनसीईआरटी में शामिल कर लिया गया है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शक को वो कविता सुना दें। जी जरूर। अब मैं आपको कविता सुनाना चाहूँगा। माँ तुम कितनी भोली भाली कितनी प्यारी प्यारी हो, माँ तुम कितनी भोली भाली कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिश्री जैसी, दिल से सच्ची मिश्री जैसी, सारे जग से न्यारी हो। मेरे मन में जोश तुम्ही से, मेरे मन में जोश तुम्ही से, तुमसे ही प्रकाश, मुझ में साहस तुमसे आता, तुम पर ही विश्वास। माँ तुम कितनी भोली भाली कितनी प्यारी प्यारी हो। तो ये एक मेरी बहुत छोटी सी कविता है जो मैंने माँ के ऊपर लिखी थी। इसे मेरी जो मन की बात है, जो मेरा और मम्मी का जो प्यार है वो और लोगों तक भी पहुंचेगा। मम्मी ने तो ये तक भी कहा कि तुमने मुझे मेरे ऊपर कविता लिखी तो बाकी समाज भी हमारा प्यार देखेगा और समाज पे एक अच्छा संदेश मिलेगा। आप सिर्फ लिखते ही नहीं हैं, बल्कि आपकी अभिरुचि कला, साहित्य और संगीत में भी है। तो आपका जो संतुलन है पढ़ाई और आपकी अभिरुचि के बीच में, उसको आप कैसे तालमेल बैठा के बनाते हैं? देखिए, मैं अपना थोड़ा दिनचर्या बताना चाहूँगा। मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे और उसके बाद मैं अपना जो रूटीन है वो शुरू करता हूँ। योगा करता हूँ, अभी जब बैठ के मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ मम्मी पापा के साथ, वो मुझे पार्क में ले जाते हैं। तो मैं योगा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, क्योंकि शारीरिक हमारे दिव्यांग लोगों के इसमें चुनौती ये आती है और सबसे बड़ी चुनौती कि दिव्यांग लोगों के शरीर में तो परेशानी होती है उससे, लेकिन हमारे जो मानसिक हम लोग को तनाव, मुझे भी मानसिक तनाव थोड़ा ज़्यादा, तो हम लोग के साथ ये है कि हम लोग को मानसिक तनाव बहुत रहता है। शारीरिक, क्योंकि लोग आपको एक्सेप्ट करने से ज़्यादा डिस्करेज करते हैं कि अरे ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, जबकि हम भी एक समाज के हमेशा है। तो मैं योगा और प्राणायाम से अपने जो मेंटल हेल्थ है उसको ठीक रखने का प्रयास करता हूँ। सबके जीवन में ऐसा एक मोड़ आता है कि कहीं ना कहीं वो इंसान निराश हो जाता है, हारने लगता है अपने आप से। जी। आपके जीवन में कभी वो ऐसा पल आया था? एक बार आया था, आज से 10 साल पहले, जब मेरी नानी इस दुनिया में नहीं रही थी। उस समय मेरी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गए थे और उस समय मेरी नानी मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। क्या है कि मम्मी तो काम पर चली जाती थी और मेरी नानी मेरी हर बात सुनती थी, हर बात समझती थी, अपने हाथ से खाना खिलाती थी। मम्मी तो शाम को 5 बजे स्कूल में पढ़ाने जाती थी, तो मम्मी तो शाम को 5 बजे 6 बजे आती थी। तो जो 10 से जो 5 का समय होता है वो मेरे लिए बहुत
मुश्किल था, उस समय मैं ओवरकम नहीं कर पाया जब मेरी नानी चली गई। फिर मेरी मम्मी ने ही मुझे संभाला कि चलो जो भी है इसी परिस्थिति में हमको रहना है। दुनिया का दस्तूर है कि जो आया है उसको जाना है, एक दिन जाना है। तो मेरी नानी मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। जैसा कि आपने बताया कि आपकी नानी आपकी सबसे अच्छी दोस्त थी, तो जैसे आप अपनी माँ को, आपने एक कविता लिखा माँ के सम्मान में, माँ, वैसे क्या कभी आपने अपनी नानी के लिए कोई कविता या कोई कहानियाँ लिखी है उनके लिए? एक कविता मैं साझा करता हूँ आपसे। रंग। जी। मुझे वे सारे रंग पसंद हैं जो मेरी नानी को पसंद थे। मुझे वे सारे रंग पसंद है जो मेरी नानी को पसंद थे। लाल, हरे, नीले, पीले, बिल्कुल चटकीले रंग, जिन रंगों के कपड़े पहनाकर वो मुझे कहती थी मेरा प्यारा राजा बहू। उसकी दिव्य हंसी की धवलता, गहरी बुरी आंखें, लाल होठ जो कभी थकते नहीं थे मेरे लिए प्रार्थनाएं करते, जो कभी हल्दी तो कभी मेहंदी से होते थे सने। आज भी नानी को याद करके पहन लेता हूँ उसके खरीदे कपड़े और ढूंढता हूँ वे सारे रंग उसकी तस्वीर में, और ढूंढता हूँ वे सारे रंग उसकी तस्वीर में। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपकी बातों को सुन के कि आप अपने माँ के साथ साथ आपने अपनी नानी के लिए भी इतनी अच्छी कविता लिखी है। जैसा कि जब हम अपना प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं कहीं भी, तो हमें दोस्त बनाने में काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। हमें जल्दी से ना कोई जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है। तो क्या आपके साथ जब आपने अपनी शिक्षा प्रारंभ किया था तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ हुई थी? जब मैं 2-3 साल का हुआ तो मेरे परिवार वालों ने सोचा, मम्मी ने सोचा कि चलो अब इसको पास के घर के पास में प्ले स्कूल है तो वहाँ पे इसको हम डाल देते हैं। डाल के अपना बैठा रहेगा, मतलब बाहर जाएगा, दुनिया देखेगा, दोस्त मिलेगा तो अच्छा रहेगा। घर में बैठ के क्या करेगा, बोर होगा। इसको बाहर जाएंगे तो अच्छा माहौल मिलेगा, दुनियादारी सिखाने के। हाँ, तो दुनियादारी सिखा। तो मम्मी ने मुझे पास के प्ले स्कूल में डलवा दिया, एडमिशन भी करवाया, सारा वो फीस भी जमा जो भी होता है। उसके बाद 1-2 दिन, 1 सप्ताह 10 दिन रहा तो वहाँ पे बच्चे मेरा मजाक उड़ाने लगे कि अरे ये कैसे रहेगा, यहाँ पे अलग है, दूसरों से अलग है, कुछ नहीं कर सकता है, ये वो 20 तरह की। जो आजकल जो कुछ बच्चों के पेरेंट्स वहाँ पे आके हंगामा करने लगे कि अरे तुम तो मतलब ये आपने ऐसे बच्चे को रखा, हम अपने बच्चे का नाम कटवा लेंगे या हमारा बच्चा इसके साथ कैसे दोस्ती करेगा। हमको अपने हाथ पैर वाला बच्चा चाहिए जो बच्चे के साथ, इसको तो संभालना पड़ेगा, हम क्या इसकी केयर करेंगे। तो इस तरह की बातें सुननी पड़ी। फिर प्रिंसिपल मैम का, वहाँ जो स्कूल में प्रिंसिपल टीचर्स थे, उनका फोन आया कि आपके बच्चे का नाम हम कटवा रहे हैं, आप इसको ले जाइए। फिर मम्मी मुझे घर ले आई, वो ये भी पूछी कि मैम आप इसको रख लीजिए ना, क्यों आप कटवा रही हैं इस तरह से। तो बोलेंगे पेरेंट्स आके हल्ला करें कि आपका बच्चा इस तरह का है तो आपको हम नहीं रख पाएंगे, और इस तरह की प्रॉब्लम है कि बच्चे दोस्ती नहीं कर पाएंगे तो आप बच्चे की केयर कैसे करेंगे। तो फिर मम्मी ने सोच के घर लिया। उसके बाद मैं 1 महीने तक डिप्रेशन में रहा कि अब रोता रहा कि क्या करूँगा, नहीं करूँगा। जिंदगी मतलब शुरू ही हुई थी कि अपने आप को बिल्कुल उदास जैसा हो गया था, खाना भी नहीं खाता था। फिर मेरी मम्मी ने मुझे संभाला। फिर मम्मी ने दिल्ली भेज दिया मेरी दादी के पास। तो वहाँ
वहाँ पे मैंने इंक्लूसिव स्कूल है वहाँ पे, तो मैंने अपनी जो शिक्षा है वो वहाँ पर पूरी की। वहाँ पे भी इंक्लूसिव स्कूल है इस तरह के बच्चों के लिए, तो वहाँ पे मैंने अपनी शिक्षा पूरी की। फिर जब मैं यहाँ आया तो फिर मम्मी ने फिर आगे की जो शिक्षा है फिर वो यहाँ पे पूरी पूरी करवाई। तो मेरी जो अधिकतम जो शिक्षा है 2-3 साल के बाद जब मैं स्कूल नहीं जाता था, तो जो अधिकतम शिक्षा है वो घर पर ही हुई। घर पे ही मम्मी बोली कि घर पे ही मुझे तो आता ही है पढ़ाने, मैं इसको पढ़ा देती हूँ। फिर बाद में दिल्ली चला, ये दिल्ली जाने से पहले की बात मैं बता रहा। तो फिर बाद में जब मैं दिल्ली से पढ़ाई खत्म करके जब मैं यहाँ आया तो फिर 10th-12th का समय था, तो मम्मी ने फिर यहाँ पे मतलब आगे की शिक्षा मेरी पूरी करवाई और आज मैं ग्रेजुएशन तक यहाँ तक पहुँचा। तो मैं कहना चाहूँगा कि हर 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 इंसान के जीवन में संघर्ष होता है। बस ज़रूरी है कि सोसाइटी अगर हमें भी एक्सेप्ट कर ले, हमें भी रिस्पेक्ट दे, तो बच्चे को उतना नहीं लगेगा। पढ़ाई लिखाई बोझ नहीं होती, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई के जो पीछे का जो इनसाइड जो स्ट्रगल होता है ना, उसमें अगर आपके साथ कोई खड़ा हो ना, तो आप कोई भी स्ट्रगल हो तो आप लड़ सकते हैं। आपको हिम्मत देने वाला कोई इंसान चाहिए। एक बात बताइए अनुभव राज जी, आपकी लिखी पुस्तक चिड़ियों का स्कूल बहुत फेमस है जी। तो, और उसके बाद आप लगातार लिख भी रहे हैं, बालमन, नटखट जैसे पत्रिकाओं के लिए भी लिख रहे हैं, तो इतनी कम उम्र में बाल साहित्य को चुनने के पीछे कोई खास वजह? तो कविता में क्या होता है कि अपने मन की भावनाओं को आप लिखते हैं जो आप दुनिया में देख रहे होते हैं। तो बाल साहित्य को मैंने अपना माध्यम बनाया कि चलो कोई नहीं बात करने वाला, तो घर पे बैठकर मैं क्या करूं। तो बाल साहित्य के क्षेत्र में मैंने इसलिए कदम रखा कि अपने जो मन की बात है उसको मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। और जब जब कोई ना हो बात करने वाला, तो उस समय जो दिमाग में जो विचार आते हैं उसको मैं मोबाइल में लिख लेता हूँ और तो फिर वो कविता बन जाती है। रचनात्मक लेखन से लेकर आप एक समाज सेवी के रूप में भी यहाँ पे मुझे दिखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपसे लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। जी, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जी। तो आगे जाके मतलब आप क्या करना, किस क्षेत्र में आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, या तो साहित्य के क्षेत्र में या तो पढ़ाई के क्षेत्र में? ये मेरा आगे का जो प्लान है वो टीचर बनने का। जैसा मैं डीएलएड किया हूँ 22-24 बैच से, तो मैंने जैसा कि समाज की मैंने बात की, तो वहाँ पर भी मुझे तरह तरह के अनुभव हुए। वहाँ पर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी, वही डिस्करेजमेंट, तो मुझे तरह तरह के अनुभव हो रहे हैं। तो मैं शिक्षक बनना चाहूँगा और समाज के लिए कुछ ऐसा करना चाहूँगा, समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहूँगा। अगर मैं टीचर बन गया तो समाज के लिए एक ऐसा कोई स्कूल टाइप्स हो या ऐसा कोई एनजीओ मैं खोलना चाहूँगा जिसमें हर हर जो मेरे जैसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं या जिनका ठीक से नहीं हो पा रहा है ट्रीटमेंट, उनको मैं सपोर्ट करना चाहूँगा। और मुझे लगता है कि अगर शिक्षक बन गया तो समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाऊंगा, इसलिए मुझे आगे शिक्षक बनना है। चलिए, आपकी सोच सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप अपने आगे जाके अपने जैसों को और बेहतर सपोर्ट देना चाहते हैं, जिनको हमारा समाज जी कहीं ना कहीं पे वो बाधा आ रही है उनके आगे जी बढ़ने जी में। जी। एक बात बताइए अनुभव राज जी, आपको इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, तो मतलब कभी ऐसा आपको महसूस हुआ है कि आपके कंधों पे अब बोझ ज़्यादा बढ़ गया है, जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ गई हैं? जी, महसूस सम्मान तो हमारी प्रेरणा के लिए होते हैं। तो समाज से तो हमें प्रेरणा ही मिलती है। जिम्मेदारी की बात करें तो हाँ, जिम्मेदारी तो है कि हमें और आगे अच्छा करना है। और समाज में जब आपको एक सम्मान मिलता है तो आपको लगता है कि
जिम्मेवारी दुगनी हो जाती है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हम जो भी सम्मान मिलता है तो वो हमारे लिए पुरस्कार जरूर होता है, लेकिन उसके बाद जिम्मेवारी दुगनी हो जाती है कि आपको समाज के लिए और अच्छा करना है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जब भी आप अगर कुछ समाज में अच्छा करते हैं और आपको इतने सारे पुरस्कारों से जब सम्मानित किया जा चुका है तो आप पे जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है, लोगों का भरोसा और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक बात बताइए अनुभव राज जी, जब आपको एक दिन के लिए राज्य निःशक्तता आयुक्त द्वारा एक दिन का कमिश्नर बनाया गया था और उस समय जो आपको एहसास हुआ था वो एहसास कैसा था? एक दिन का राजनीतिक आयुक्त बनना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उस समय के जो राजनीतिक आयुक्त के जो सर थे आदरणीय शिवाजी सर, मैं तो उनसे मिलने के लिए गया था। उन्होंने मेरी समस्याओं को सुना, मेरी बातों को सुना, वो मेरी कविताओं को भी सुने, मेरे से इतने प्रभावित हो गए, मेरी समस्याओं को सुना। और जब उन्होंने तुरंत मुझसे प्रभावित होकर मीडिया वालों को बुला लिया, प्रेस वालों को बुला लिया और पेपर वालों को बुला लिया और कहा कि तुम अपनी समस्या बताओ, मैं तुमको एक दिन का राजनीतिकता आयुक्त बनाता हूँ। चलिए एक बात बताइए। और मैं बताना चाहूँगा, और मैंने 2 आदेश भी पारित किए थे निःशक्तता आयुक्त बनने के बाद। और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा आदरणीय शिवाजी सर का कि उन्होंने मेरी बात को सुनकर 1 महीने के अंदर वो आदेश पारित भी करवा दिए थे। तो उस आदेश के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे जो दिव्यांग जैसे मैं ट्रैवल भी बहुत करता हूँ, डॉक्टर के पास जाना होता है, ट्रीटमेंट में जाना होता है, तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बसेस हैं उनमें डिसेबल के लिए सीट रिजर्व होती है। तो वहाँ पर जनरल जो लोग होते हैं वो आकर बैठ जाते हैं, तो और हटाने पर भी नहीं हटेंगे। तो मेरी ये है कि मैंने ये आदेश पारित किए थे जो डिसेबल्स के लिए जो सीट होती है ना वो रिजर्व रहे, और दिव्यांगों को रास्ते से भी नहीं चढ़ाया जाता है, बोलते हैं कि अगली बस ले लीजिए। तो इससे मुझे ट्रीटमेंट में जाने में, कहीं भी जाने में बहुत असुविधा हो रही थी। तो कई स्कूल्स में रैंप भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। तो मैंने ये आदेश पारित किए थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाए गए, व्हील चेयर हो, सभी के लिए व्हील चेयर हो, हमारे जैसे दिव्यांग बच्चों के लिए। और बस में जो सीट की प्रॉब्लम है, जो रिजर्व सीट है जिसके लिए, उसको ही बिठाए गए। अनुराग राज जी, आपसे बात करके ना केवल आज मुझे बल्कि हमारे युवा जगत के दर्शकों को भी बहुत सारी प्रेरणा और बहुत अच्छा महसूस हुआ है। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, ये थे अनुभव राज जी। इनकी जिंदगी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर जिंदगी में कुछ कर गुजरने की चाह हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। दिव्यांगता अभिशाप नहीं बल्कि एक अलग दृष्टिकोण है अपने आंतरिक शक्तियों को पहचानने की। इसी के साथ आज का हमारा कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ और एक नए युवा मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।